हेलो बच्चा, मैं कमलेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। आज हम बेटा बात करेंगे स्पेशली रासायनिक संयोजन के नियम की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा, रासायनिक संयोजन के नियम। बात ये करते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम है क्या होता है बेटा, कि जो आपके पदार्थ होते हैं ना, तो पदार्थ का मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए, किसका, पदार्थों का मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ नियमों की हमें आवश्यकता होती है। अगर हमें पदार्थ की मात्राओं के बारे में जानना है भाई, उनकी क्या मात्रात्मक अध्ययन है, ये सारी चीजें अगर हमें जाननी है तो हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उन्हें हम बेटा सामूहिक रूप से रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। उन्हें हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। और वो नियम कौन कौन से हैं, तो वो ये देख लो बेटा, ये हैं आपके रासायनिक संयोजन के नियम। पहला, अगर हम ए नंबर की बात करें तो पहला है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि द्रव्यमान को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे डिटेल से। इसका बी पार्ट है बेटा स्थिर या संगठन अनुपात का नियम। थर्ड अगर हम बात करें सी नंबर, इसका सी नंबर है बेटा क्या, गुणित अनुपात का नियम। और हम चौथे की बात करें तो बेटा है आपका तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। एंड पांचवी की बात करें तो ये है आपका गैसीय आयतन का नियम। तो अब हम इन नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो बात करते हैं पहले नियम की, देखते हैं। तो पहला नियम था बेटा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सबसे पहले तो हम बात कर लें बेटा कि ये दिया किसने, तो ये दिया था बेटा आपका किसने, लेवोसिए ने। किसने दिया था, लेवोसिए ने। और कब बेटा, 1789 में। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम वो दिया तो लेवोसिए ने था 1789 में, लेकिन बेटा इसकी पुष्टि किसने की, तो इसके बेटा पुष्टि कारक हैं लैंडोल्ट। पुष्टि कारक कौन है इस नियम के, लैंडोल्ट। इन्होंने पुष्टि कब की थी बेटा, 1900 में। यानी कि इस नियम की पुष्टि 1900 में हुई है, लेकिन इस नियम को दिया गया था कब, 1789 ईस्वी में। 89 में दिया किसके थ्रू गया था, लेवोसिए के। और इसकी पुष्टि किसने की, लैंडोल्ट ने। क्लियर हुआ। चलो, अब है क्या ये नियम, तो बेटा पदार्थ को, इस नियम के अनुसार ही बात कर रहे हैं, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब हम पदार्थ को बना नहीं सकते, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ कह दें या द्रव्य कह दें या द्रव्यमान कह दें, जो भी आप समझ सको। नॉर्मल अगर हम बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हम यहां पर सीधा सीधा ये लिख सकते हैं बेटा कि द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे और ए को हमने क्या किया, बी के साथ रिएक्ट करवाया। बी के साथ रिएक्ट करवाया तो इससे हमें पता चला कि सी और डी बन गया। ये आपने क्या किया, अभिकारक लिया। अभिकारक, आपको अभिकारक तो पता होगा, जो अभिक्रिया में भाग लेता तो उसको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक का हुई हम और क्या बोलते हैं बेटा, क्रियाकारक। और जो अभिक्रिया के बाद बने उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। सपोज मान लो बेटा, सपोज कि हमने ए लिया होगा 5 ग्राम और बी को भी लिया कितना, 5 ग्राम। तो बेटा 5 और 5 टोटल कितना हो गया, 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमने अभिकारक टोटल कितना लिया, 10 ग्राम। अब हो सकता है बेटा कि आपका जो सी है वो बना हो और जो डी है वो बना हो बेटा आपका 2 ग्राम। अब ये 8 और 2 बनेगा कितना, टोटल 10 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि हम बेटा द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही मिलेगा आपको। द्रव्यमान में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका अभिकारक है ना, अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो बेटा आपके किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के समान होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं नोट। अब हम बेटा देखो कुछ स्पेशली नोट की बात कर लेते हैं। भाई इस नोट में ऐसा क्या लिखा है, तो नोट की अगर हम बात करें तो हमने ये बताया इस नोट के अंतर्गत कि बेटा यह नियम केवल और केवल संतुलित समीकरणों पर लागू होता है। ये जो नियम है वो केवल किस पर बेटा, संतुलित समीकरणों पर ही लागू होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस नियम द्वारा समीकरणों को संतुलित किया जाता है। क्या कह सकते हैं हम, कि ये नियम केवल संतुलित समीकरण पर लागू होता है, या हम ये कहते हैं कि इस नियम के समीकरणों को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। दूसरा क्या है बेटा आपका, दूसरा यह है कि यह नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर, किस पर बेटा, नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसका हमने देखो ये कारण लिख रखा है। कारण क्या है बेटा, कारण ये है कि न्यूट्रॉन निकल जाने से क्या होता है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है। कैसे, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो बेटा
4Be9 प्लस 2He4, इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ बना बेटा C612 प्लस 0N1। अब ये क्या हुआ बेटा, ये तो था आपका न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, बचा क्या, कार्बन। अब देखो बेटा अगर हम इसके बाहर की बात करें, जैसे परमाणु क्रमांक 4 और 2 6, ये तो 6 मिल गया, लेकिन अब बाहर देखो बेटा परमाणु बाहर, तो परमाणु बाहर यहाँ 9 और 4 13 और यहाँ कितना मिला आपको, सिर्फ 12, क्योंकि ये तो निकल गया। अब जब न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो इसका एक द्रव्यमान, एक कम हो गया ना द्रव्यमान, 13 होना चाहिए, तो मिला हम कितना बेटा, 12। तो द्रव्यमान में एक की कमी हो गई, तो इसका मतलब है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि द्रव्यमान का संरक्षण का जो नियम है वो लागू किस पर होता है और लागू किस पर नहीं होता। तो वो 9 में लिखा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित समीकरण पे लागू होता है और नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखते हैं बेटा सेकंड नियम क्या है, तो इसके साथ ही चलते हैं बेटा। जो सेकंड नियम है वो है आपका स्थिर अनुपात का या संगठन अनुपात का नियम। अब देखते हैं बेटा, अगर हम इस नियम की बात करें तो इस नियम को दिया है बेटा किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया बेटा, जोसेफ प्राउस्ट ने। लेकिन यहाँ बेटा देखो इनकी सन को लेकर थोड़ी सी समस्या है। एक आरबीएससी की जो बुक आती है, आरबीएससी एग्रीकल्चर की जो बुक आती है बेटा, उसमें तो लिखा है 1799 और जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसमें लिखा है 1787। तो आप बेटा जो है ना एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जोसेफ प्राउस्ट ने कब दिया, 1787 में दिया। अब देखो बेटा बात करते हैं कि नियम क्या है। तो लिखा है कि किसी भी यौगिक को, मान लो कोई सा भी यौगिक को बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, या तो मान लो हमने उसको बनाया या हमने उसको कहीं से प्राप्त कर लिया, वो हमें कहीं से मिल गया। यौगिक एक ही है, बस एक हमने बनाया है और एक हमने प्राप्त किया है। तो होगा क्या बेटा, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, इन दोनों यौगिकों में ये सिमिलरिटी होगी कि इनमें जो भी तत्व हैं उनके द्रव्यमान हमेशा कैसे होंगे, स्थिर होंगे, या उनके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। कैसे, तो देखते हैं। तो लिखा है कि किसी भी यौगिक को बनाया जाए या प्राप्त किया जाए तो यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात कैसा होगा, स्थिर रहेगा। कैसे रहेगा आप देखते हैं। जैसे बेटा हम H2O की बात करते हैं, जल, हमने एक यौगिक लिया, वो यौगिक कौन सा है बेटा, आपका जल है। अब जल की हम बात करें तो जल में अगर हम नॉर्मली देखें बेटा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो निकालें तो बेटा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो आप और इसको सरल भाषा में लिख सकते हो 1:8। इसका जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके परमाणु भारों का या द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 1:8 है। अब बेटा हमने क्या किया, आप देखो प्रयोगशाला में हमने जल बनाया, हमने प्रयोगशाला में कैसे बनाया, हमने हाइड्रोजन लिया और उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और हमने क्या बना लिया बेटा, जल बना लिया। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जल बनाया है। अब हमने ये तो जल बना लिया, तो ये हमारा बनाया हुआ जल हो गया। वर्षा का जल, अब ये तो हमें मिलेगा क्योंकि वर्षा में बरसात होगी तो वो जल हम एकत्रित कर लेंगे, ये हमें मिला हुआ है। भूमिगत जल मान लो हमने हैंडपंप या कुएं से कहीं से निकाल लिया है, ठीक है। और तीसरा समुद्री जल, मान लो हम समुद्र का जल लेकर आ गए। तो हमारे पास अब 4 प्रकार के जल हैं। चारों प्रकार के जल में एक चीज सेम है, क्या, कि अगर आप, क्योंकि जल है वर्षा का तो फार्मूला तो H2O ही होगा, भूमिगत जल हो तो भी फार्मूला H2O, समुद्री जल होगा तो भी फार्मूला H2O ही होगा। फार्मूला तो सबका सेम है। जब फार्मूला सेम है तो बेटा इनमें उपस्थित जो तत्व है ना उनके भारों का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा, या ये कह दें उनके भार अनुपात भी क्या होगा, स्थिर होगा। फिर आप जल कहीं से भी ले आओ, चाहे खुद बनाओ, चाहे वर्षा का ले आओ, भूमिगत ले आओ या समुद्री जल ले आओ, कहीं से भी लेकर आओ, अगर जल आप लेकर आओगे उनमें जो तत्व उपस्थित है उनका अनुपात कैसा होगा, सदैव स्थिर होगा। कोई सा भी जल हो, इसमें भी यही आएगा 1:8, ये भी 1:8, समुद्री जल के लिए भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8, सभी के लिए कहीं से भी आप जल लेकर आओ उन सब के लिए अनुपात क्या आएगा, 1:8। तो ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम। अब देखो बेटा आगे चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ क्या है बेटा, तो तीसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम ये किसने दिया बेटा, जॉन डाल्टन ने। और कब दिया, 1803 में। तो गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, जॉन डाल्टन। अब देखो डाल्टन साहब ने क्या बताया, तो डाल्टन साहब ने ये बताया कि जब आप 2 या 2 से अधिक तत्व ले रहे हो और उनकी आपस में क्रिया करा के 2 या 2 से अधिक ही यौगिक बना रहे हो, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से ज्यादा यौगिक बनाते हैं तो क्या होता है बेटा,
तो यौगिक में उपस्थित जो एक तत्व है उसके जुड़ने वाले दूसरे जो तत्व होंगे उनके द्रव्यमानों में क्या होगा, सरल अनुपात होगा। कैसे समझते हैं, तो देखो इसमें लिखा क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में उपस्थित एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, और यौगिक में कोई भी एक तत्व होगा जिसका द्रव्यमान क्या होगा, दोनों में निश्चित होगा, निश्चित द्रव्यमान से जुड़ने वाले जो दूसरे तत्व होंगे उनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है ना वो क्या होगा, सरल अनुपात होगा या सरल गुणित अनुपात होगा। कैसे, जैसे अब हम एग्जाम से समझते हैं। जैसे मान लो बेटा अपने पास सपोज कार्बन, और कार्बन के साथ साथ ले लेते हैं हम ऑक्सीजन। अपने पास दो तत्व लिया, हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, और हमने क्या किया बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई और हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो तत्व से दो आपके हमने यौगिक बना लिए। अब आप देखो इन दोनों यौगिकों में बेटा, जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 12 अनुपात 16 था, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का तो 12 ही है लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए अब 2, तो कितना हो जाएगा 32। अब क्या हो जाएगा बेटा, आपने दो तत्व लिए और दो यौगिक बना लिए, और दो यौगिक जो आपने बनाए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नाम के, तो इनमें एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, देखो बेटा ये कार्बन है ना दोनों में, तो कार्बन का द्रव्यमान देखो ध्यान से निश्चित है, दोनों में 12 और 12 आ रहा है, तो निश्चित द्रव्यमान से जुड़ने वाला दूसरा तत्व क्या है भाई, इनसे जुड़ने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है ऑक्सीजन, तो इनसे जुड़ने वाले जो दूसरे तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात देखते हैं। तो बेटा कार्बन में ये हमने आपका CO वाला ऑक्सीजन लिखा है और ये हमने बेटा CO2 वाला ऑक्सीजन लिखा है, तो बेटा अब इसका अनुपात कितना था 16 और इसका कितना है दूसरे वाले का 32, यानी कि ये अनुपात कितना हो गया 1:2। तो 1:2 कैसा है आपका, सरल गुणित अनुपात ही है। तो यही चीज आपको किसने बताई बेटा, डाल्टन साहब ने बताई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल हम इसी प्रकार से सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनेगा H2O और H2O2, यही तो बनेगा, बिल्कुल सेम है, बस हाइड्रोजन हटाया, सॉरी कार्बन हटाया, हाइड्रोजन लगा दिया, तो हाइड्रोजन के दो यौगिक, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक जल, और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में और जल में इन दोनों में क्या निकालोगे आप, इनमें बेटा दो को सरल गुणित अनुपात निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें बेटा, जल में देखा ही था भाई ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1:8 निकल के आएगा। यहाँ पर अगर वैसे रियल देखें तो इसका 2:16 होता है, 2:16, और इसका देखेंगे तो बेटा 2 से यहाँ तो 16 जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 से 32 जुड़ा है, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। तो ये था आपका गुणित अनुपात का नियम जो आप बताया था जिसके बारे में जॉन डाल्टन ने। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ बेटा हम नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट नियम है आपका व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। बेटा ये नियम दिया किसने है आपको, रिचर ने, और कब दिया बेटा 1792 में, यानी कि 1792 में। तो रिचर ने आपको 1792 में ये नियम दिया। तो देखो रिचर साहब ने क्या बताया, तो रिचर साहब की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने देखो बेटा बताया कि जब कोई एक तत्व, मान लो कोई एक तत्व है और वो दो दूसरे तत्वों के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। जब एक तत्व दूसरी क्रिया के साथ अन्य दूसरे तत्वों के साथ क्रिया कर रहा है और अन्य जो तत्व थे वो भी परस्पर आपस में क्रिया करें, तो बेटा इन सबका अनुपात वही होगा जो पहले से ये पहले वाले तत्व से क्रिया कर चुके थे। उसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं, फिर भी एक बार लैंग्वेज लेते हैं फिर समझाता हूं मैं आपको। लिखा कि जब कोई एक तत्व अन्य दो तत्व से क्रिया करे, देखो कैसे बेटा, सपोज मान लो कि हमने एक तत्व जो है ना वो कार्बन लिया, अब ये अन्य दो तत्व किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। हमें पता है बेटा कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके हमने माना कि कार्बन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं बेटा, CH4 बना रहे हैं। तो एक तत्व कार्बन, दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये क्रिया कर रहा है, तो इसे हाइड्रोजन से क्रिया करके तो CH4 बनाया और ऑक्सीजन से क्रिया करके बेटा इसने क्या बनाया, CO2 बनाया। ठीक, तो एक तत्व ने अन्य दो तत्वों से क्रिया कर ली। तो एक लाइन समझ में आ गई होगी, जब कोई एक तत्व अन्य दो तत्वों से क्रिया करता है एवं, अब एवं के बाद क्या लिखा है, अन्य दो तत्व भी परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। अन्य दो तत्व कौन से बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये भी क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करके ये क्या बनाएंगे बेटा, H2O बनाएंगे। बना लिया H2O। अब आगे देखो समझते हैं। तो इन्होंने ये कहा है तो ये दोनों तत्व है,
रिचर्ड साहब ने क्या बताया कि ये दोनों तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में क्रिया करेंगे। किस अनुपात में क्रिया करेंगे बेटा? जिस अनुपात में ये पहले वाले तत्व से क्रिया कर चुके हैं। मतलब ये एक दूसरे के साथ उसी अनुपात में क्रिया करेंगे जिस अनुपात में ये पहले वाले तत्व अर्थात कार्बन से क्रिया कर चुके हैं। कैसे देखते हैं बेटा, जैसे कार्बन का देखें हम तो यहाँ पे कार्बन का बाहर 12 है और हाइड्रोजन का कितना होगा 1, लेकिन 4 है तो 4। रियल वेट अगर इसका हम निकालें बेटा तो कितना हो जाएगा 4 1 और 4 3 12, यानी कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 1 भाग पार्टिसिपेट कर रहा है भार के अनुसार देखें तो 3:1। CO2 में देखें बेटा तो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का हो गया 32, तो इसका मतलब है इसका जो निकल के आएगा 3:8। तो यहां देखो बेटा, अब अगर हम इसी प्रकार से H2O का निकालें तो H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो हाइड्रोजन का होगा 2 और ऑक्सीजन का 16 है। अगर हम देखें बेटा रियल कितना होगा 1:8। तो देखो बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 1:8 में क्रिया की, और देखो हाइड्रोजन ने 1 अनुपात में ही, CH4 में भी हाइड्रोजन का 1 ही अनुपात आ रहा था, CO2 में हाइड्रोजन का कितना आ रहा था 8, इसका मतलब ऑक्सीजन 8 अनुपात में कर रहा था और हाइड्रोजन 1 अनुपात में कार्बन के साथ क्रिया कर रहा था। और इन्होंने जब आपस में क्रिया की तब भी इन्होंने वही अनुपात 1:8 में ही क्रिया की। तो यही चीज बताई आपको किसने? रिचर्ड साहब ने। तो ये था आपका बेटा तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नियम है आपका गैसीय आयतन का नियम। तो गैसीय आयतन का नियम देखते हैं बेटा। तो गैसीय आयतन का नियम ये दिया किसने? तो बेटा ये नियम दिया है गैलुसैक ने। किसने दिया बेटा? गैलुसैक ने दिया। तो गैलुसैक ने कब दिया बेटा? 1808 में। तो देखते हैं बेटा गैलुसैक जी ने क्या बताया। तो गैलुसैक जी ने ये कहा कि अगर समान ताप और दाब पर, अगर मान लो समान ताप और दाब पर अगर कोई गैसें क्रिया कर रही हैं तो इन्होंने ये कहा कि वे हमेशा सरल अनुपात में ही क्रिया करेंगी। क्या बताया इन्होंने? कोई अगर मान लो गैस है, जैसे दो गैसें ले ली, सपोज मान लो हमने दो गैसें ले ली, एक N2 ले ली और एक H2 ले ली, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब क्रिया करेंगे तो इनमें अनुपात कैसा होगा? सरल होगा। और फिर आगे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो, तो बनने वाला उत्पाद भी क्या हो? गैस हो। तो इन्होंने कहा है कि अभिकारक और उत्पाद के आयतन में क्या होगा? सरल अनुपात होगा। अब देखो बेटा दोनों एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं बेटा। हमने क्या किया? H2 लिया और O2 लिया और हमने इसके संयोग से जल बनाया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु लिए? 2, और ऑक्सीजन का कितना? 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में एक दूसरे से क्रिया करके क्या बना रहे हैं बेटा? जल बना रहे हैं। अब देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो गैस, ऑक्सीजन की बात करें गैस, लेकिन H2O क्या है बेटा? आपका लिक्विड है। लिक्विड है तो यहाँ पर हम केवल और केवल किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 2:1 आएगा। लेकिन अगर हम बेटा यहीं पर N2 और 3H2 इससे बनाए क्या बेटा? 2NH3 NH3 बना रहे हैं तो क्या है बेटा? देखो नाइट्रोजन ये क्या है? गैस, हाइड्रोजन गैस और NH3 अमोनिया भी क्या है? गैस। अब ये गैस है तीनों बेटा। नाइट्रोजन करें तो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने लिए आपने? 3, और अमोनिया के कितने अणु मिल रहे हैं? 2। तो इसका मतलब है अभिकारक, यानी कि ये इनका अनुपात और इसका अनुपात ये सभी क्या होंगे? सरल अनुपात होंगे। यही चीज बताई बेटा किसने? गैलुसैक ने। गैलुसैक ने बस यही कहा है कि अगर गैसें परस्पर क्रिया करें तो वो सरल अनुपात में, तो गैसें देखो सरल अनुपात में क्रिया, ये सरल अनुपात होता है 1:2, 2:5, 8:10, ये सरल होता है। अब ये कठिन अनुपात होता है जैसे 1:2:3/2 अनुपात, ये इस टाइप के अनुपात थोड़े से कठिन होते हैं। ये तो सरल अनुपात है। तो यही गैलुसैक जी ने बताया कि 21 अनुपात में सरल अनुपात में क्रिया करेंगे। अब देखो बेटा बात करते हैं जो आपने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। 2-4 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है। कथन कौन सा है? तो वो कथन है कि जब विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजित, जब विभिन्न तत्व है क्या होते हैं बेटा? निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनता है। अगर मान लो कोई तत्व है वो निश्चित अनुपात में संयोग कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? वो यौगिक बना रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इससे संबंधित है? तो बेटा ये बताओ, जब यौगिक अगर निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? इस नियम को हम बेटा क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। ये है बी नंबर। क्यों? कैसा? जैसे हमने कहा था कि भूमिगत जल है, जैसे H2O है सपोज, तो जल अब आप चाहे बनाओ या प्राप्त करो, तो इसमें बेटा ये जो तत्व हैं
तो ये क्या करते हैं, निश्चित संयोग में ही, निश्चित अनुपात में ही एक दूसरे से मिलेंगे और क्या करेंगे, यौगिक बनाएंगे। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर आपको जल बनाना है तो आप कहीं से भी कुछ भी लेकर आओ, अनुपात क्या होगा, उसमें स्थिर ही होगा। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि निश्चित अनुपात में। अब निश्चित कह दो या हम ये कह दें कि स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, 45.4 लीटर N2 22.7 लीटर O2 के साथ क्रिया करके 45.4 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। अभिक्रिया ये रही N2 = 2N2O। कह रहे हैं कि इस प्रयोग में कौन से नियम का पालन हो रहा है। चलो बेटा देखो, पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। पहला ऑप्शन क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्य को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नाइट्रोजन का कितना दिया इन्होंने आयतन 45.4 और ऑक्सीजन का कितना दिया बेटा 22.7। तो बेटा ये इन दोनों को जोड़े, ये कितना हुआ 68.1। तो 68.1 लीटर N2O बनता तो ये द्रव्यमान संरक्षण। लेकिन इन्होंने कहा है कि N2O कितना बन रहा है 45.4 लीटर ही बन रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो नहीं है। स्थिर अनुपात के नियम की बात करें तो स्थिर अनुपात के नियम में क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां पर अगर हम अनुपात की बात करें तो यहाँ और यहाँ अनुपात कैसे, जैसे इसमें तो 2, इसका 1 और इसका कितना आ रहा है 2, यानी कि क्यों, क्योंकि ये भी गैस है ये भी गैस है। अरे हाँ, अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस है ना, तो बेटा आंसर क्या होगा आपका, गैल्सैक का गैसीय आयतन नियम। अच्छा, गुणित अनुपात का नियम भी देख लेते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा गुणित अनुपात का नियम कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए। बेटा यहाँ 2 से अधिक तत्व तो है लेकिन यौगिक एक ही है, तो इसका मतलब गुणित अनुपात का नियम भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा बेटा, गैल्सैक का गैसीय आयतन नियम होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती। अब देखो बेटा, पहला ऑप्शन N2 + 3H2 = 2NH3। दूसरा ऑप्शन है बेटा H2 + O2 = H2O। तीसरा ऑप्शन है बेटा AgNO3 + NaCl और इससे बना NaNO3 + Ag। एंड चौथा ऑप्शन है बेटा आपका N2 + O2 = NO। अब इसकी बात करते हैं बेटा। अब इसमें कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। देखो बेटा, जैसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान कितना आना चाहिए, सेम। तो बेटा नाइट्रोजन इसका कितना है 14। चलो ऐसे नहीं, ऐसे देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने 1 2 है ना, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यानी कि जितने नाइट्रोजन इस साइड है उतने ही नाइट्रोजन इस साइड है, मतलब ये तो पालन करेगी। दूसरा यहाँ भी देखो 4 हाइड्रोजन थे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन मतलब ये भी करेगी। AgNO3 में देखो 1 Ag था, Cl 1 था, ये रहा Na 1 था, रहा NO3 भी 1 है, मतलब ये भी करेगा। चौथा देखते हैं बेटा, तो यहाँ N कितने हैं 2, O भी कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं केवल 1। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ द्रव्यमान होगा ज्यादा, यहाँ पर द्रव्यमान क्या होगा ज्यादा और यहाँ पर क्या होगा कम। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि बेटा ये समीकरण जो है ना असंतुलित है, और हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम केवल और केवल संतुलित समीकरणों पर क्या होता है, लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित किस पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया,
दूसरा ऑप्शन है बेटा विलोपन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है बेटा नाभिकीय अभिक्रिया, एंड चौथा ऑप्शन है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो किस पर लागू नहीं होता बेटा? तो हमने आपको जब पढ़ाया था तो वहां पर बताया था ना कि आपका नोट में लिखवाया था कि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा यहां से क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन निकल जाने से क्या होगा? न्यूट्रॉन निकल जाने से बेटा क्या होगा? द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, और जब द्रव्यमान में कमी आ जाएगी तो सीधी सी बात है बेटा क्या होगा? क्या होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।